हेलो जी भाई, सबसे पहले तो हैप्पी होली सभी लोगों को। हम लोगों ने अभी डीएनए रिकॉम्बिनेशन के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी और फिर उसके लिए आज हम लोगों ने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ इसका जो सॉल्यूशन है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस आर नीडेड टू इनिशिएट द फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेशन। भाई तुम्हें याद है कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन जो है वो क्रॉसिंग ओवर में भी देखने को मिलता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए डैमेजेस को भी देखने के लिए मिलता है, ट्रांसपोजिशन में भी हमने बात की थी इसकी, और साथ में हम लोगों ने वायरल जीनोम का इंटीग्रेशन इन द होस्ट क्रोमोसोम, वहाँ भी हमने रिकॉम्बिनेशन को देखा था। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में तो रिकॉम्बिनेशन काफ़ी कॉमनली इस्तेमाल होता है। पॉइंट ये था कि जब ये रिकॉम्बिनेशन होता है तो जो पहली रिएक्शन है वो क्या है। देखिए, दो तरह की रिएक्शंस हैं, लाइगेशन और न्यूक्लियस वाला रिएक्शन। और जब भी कभी रिकॉम्बिनेशन करना होगा तो सबसे पहले स्टैंड का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डिसॉल्व करना होगा। तो जब तक ये सिंगल स्टैंड या डबल स्टैंड डीएनए ब्रेक नहीं होंगे, रिकॉम्बिनेशन इनिशिएट नहीं होगा। अब ये सिंगल स्टैंड है या डबल स्टैंड है, ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सी प्रोसेस की बात कर रहे थे। तो इसलिए जो सबसे पहली होने वाली रिएक्शन है वो न्यूक्लियस है, और सबसे लास्ट जो रिएक्शन होगी वो लाइगेज है, जहाँ पर सील होगा। हालांकि लाइगेज का बीच में भी इस्तेमाल होता है जब दोनों दो डिफरेंट स्टैंड्स आपस में जोड़े जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर था 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। Which of the following process is an are example of DNA recombination? तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन है, जो कि हम म्योसिस में देखते हैं, प्रोफेस 1 में। इंटीग्रेशन ऑफ वायरल जीनोम इन द होस्ट क्रोमोसोम, इसमें भी रिकॉम्बिनेशन होता है। और ट्रांसपोजिशन में भी रिकॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन आरएनए एडिटिंग में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। आरएनए एडिटिंग में तो आरएनए का जो मैसेज है उसको मॉडिफाई करते हैं, या तो कुछ एक्स्ट्रा बेस ऐड करके या किसी बेस को मॉडिफाई करके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आरएनए एडिटिंग। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 3 की। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन रीअरेंजमेंट ऑफ जीन ऑर्डर। अब हम लोगों ने जब कैरेक्टराइज किया था टाइप, तो हमने कहा था कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है जैसे क्रॉसिंग ओवर एंड म्योसिस, और यहाँ जीन ऑर्डर डज नॉट चेंज। ट्रांसपोजिशन जैसे कि ट्रांसपोजोन वाली कहानी थी, तो वहाँ जीन ऑर्डर बदल सकता है। और नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग में भी जीन्स डिलीट हो सकती हैं। तो क्वेश्चन ये था कि विच द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन रीअरेंजमेंट ऑफ जीन ऑर्डर, यानी कि जिसमें जीन बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहेगा। तो डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर वाया नॉन होमोलोगस, अगर नॉन होमोलोगस करेंगे तो जो बीच की जीन गायब हो गई हैं वो हमें मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर तो रीअरेंजमेंट हो चुका। क्रॉसिंग ओवर प्रोफेस 1 में म्योसिस के, यहाँ पर हमें जीन का रीअरेंजमेंट नहीं देखने को मिलता। ए के बाद बी है तो बी ही रहेगी, बी के बाद सी है तो सी ही रहेगी, अलील चेंज हो सकते हैं। ट्रांसपोजिशन और ट्रांसलोकेशन, इन सब जगह पर हम देखते हैं कि जीन का रीअरेंजमेंट हो जाता है ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है नंबर 2। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज करेक्ट रिलेटेड हॉलिडे मॉडल ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इवेंट्स दे रखे हैं। पहला इवेंट है अलाइनमेंट ऑफ 2 होमोलोगस डीएनए मॉलिक्यूल, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेक इन द डीएनए स्ट्रैंड इन्वर्जन, फॉर्मेशन ऑफ हॉलिडे जंक्शन, रेजोल्यूशन ऑफ हॉलिडे जंक्शन। तो देखिए, जब हमने हॉलिडे जंक्शन पढ़ा तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है अलाइनमेंट होंगे 2 होमोलोगस डीएनए, फिर है इंट्रोडक्शन होगा ब्रेक्स का डीएनए के अंदर, और ब्रेक होने के बाद में फिर हम देखते हैं कि भाई स्ट्रैंड का इन्वर्जन मिलेगा, और यहीं पर मुझे हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए भी देखने को मिलता है। मतलब जहाँ पे एक स्ट्रैंड एक डीएनए का था तो दूसरा स्ट्रैंड दूसरे डीएनए के मॉलिक्यूल का है। फिर फॉर्मेशन ऑफ हॉलिडे जंक्शन, ब्रांच माइग्रेशन भी यहीं पे देखने को मिलेगा हमें, और फिर लास्ट में रिजोल्यूशन होता है। तो क्वेश्चन इस इंफॉर्मेशन में था कि सीरीज ऑफ इवेंट क्या है। तो सीरीज ऑफ इवेंट भाई इसी ऑर्डर में है 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 है हेट्रोडुप्लेक्स फॉर्म्स ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन हॉलिडे मॉडल ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेशन। तो जब हम लोगों ने स्ट्रैंड इन्वर्जन देखा, मतलब हम देख रहे हैं कि एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है, फिर दूसरा वाला स्ट्रैंड आया और यहाँ बेस पेयर कर गया, तो ये दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल है, तो इस बीच के रीजन को बोलते हैं हम लोग हेट्रोडुप्लेक्स, और ये स्ट्रैंड इन्वर्जन वाले इवेंट में हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 3। हम इस रीजन की बात कर रहे हैं स्ट्रैंड इन्वर्जन में। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 6 की। डाटा काफ़ी बड़ा है। डाटा में जो पहला वाला जो ये 2 पैराग्राफ हैं, ये इन्फॉर्मेशन है अबाउट द हॉलिडे जंक्शन। फिर लास्ट में है कि भाई जब हॉलिडे जंक्शन बन गया
तो दो जगह से साइट 1 या साइट 2 से कट लग के ये रिजॉल्व हो सकता है। अब पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कट साइट विल रिजल्ट इन नॉन क्रॉसओवर। नॉन क्रॉसओवर मतलब जिसमें जीन का अरेंजमेंट जैसा था वैसा का वैसे रहेगा, कैपिटल ए के बाद कैपिटल बी के बाद कैपिटल सी। तो ये देखिए, अगर यहाँ कट लगेगा तो जीन रीअरेंज नहीं हुई। हाँ, बीच में एक पैस्ड रीजन जरूर मिल रहा है मुझे, जहाँ पे एक स्ट्रैंड दूसरी एलील का है, एक स्ट्रैंड दूसरी एलील का है, लेकिन ओरिजिनल क्रोमोसोम का जीन ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा। जबकि साइट नंबर 1 पे कट करने से हम देखते थे कि भाई कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी और कैपिटल बी के साथ में आएगा कैपिटल स्मॉल सी। तो यहाँ पे जीन का अरेंजमेंट हो गया था। तो नॉन क्रॉसओवर की बात करेंगे तो मुझे साइट 2 है वो जगह जिसे हम लोग इंडीड हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर कट लगता है तो रिजॉल्व होने पर मुझे नॉन क्रॉसओवर्स मिलते हैं, और अगर वर्टिकल कट लगता है तो मुझे मिलेंगे क्रॉसओवर विद पैचेस। तो साइट 2 इसका आंसर था। अब आती बात क्वेश्चन नंबर 7 की। विच द फॉलोइंग इज द हॉट स्पॉट फॉर क्रॉसओवर इन रैक BCD पाथवे। इक्वलाई में हम लोगों ने देखा था कि जब भी कभी रिकॉम्बिनेशन होना होगा डबल स्टैंड ब्रेक वाली साइट पर, तो रैक डी रैक बी के साथ मिलकर के आएंगे, और ऑफ कोर्स सी भी होगा यहाँ पे, और ये डीएनए को डिग्रेड करना शुरू कर देंगे अनलेस अनटिल ये एक काई साइट को ना पहुँच जाए। अब ये काई साइट की सीक्वेंस दूसरे होमोलोगस डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर भी मिलती है, और ये बहुत क्रिटिकल रोल निभाती है रिकॉम्बिनेशन में। ये कह लीजिए कि अलाइनमेंट करने में इस काई साइट का रोल है, और इसी को हम लोग हॉट स्पॉट भी बोलते हैं, क्योंकि जहाँ काई साइट होती है वहीं पर हमें रिकॉम्बिनेशन कॉमनली देखने को मिलता है, यानी कि काई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 2। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 8 की। मैच द फॉलोइंग करना था मुझे। ये असल में अगर तुम ध्यान से देखो तो रैक BCD है, रैक ए है, रव AB है और रव C है। ये सब वो प्रोटीन कंपोनेंट हैं जो हॉलिडे जंक्शन वाली कहानी में हम लोगों ने देखे थे, इकोलाई वाले केस में, जिसमें रैक BCD पाथवे को रिजॉल्व करते हुए हमने देखा था। तो अब इसमें से जो फंक्शन है, अब रैक BCD क्या काम करता है, ये सबसे पहला इनिशियल इवेंट दिखा रहा था। इनिशियल इवेंट जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि भाई ये आके बाइंड करेगा डीएनए के साथ में, जो भी हमने डायग्राम देखा रैक BCD, और ये कट करके काई साइट को एक्सपोज करेगा सिंगल स्ट्रैंड के रूप में, और ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। तो रिकॉग्नाइज काई साइट एंड फंक्शन एंड न्यूक्लियस, ये था 1 का डी। अब 1 का डी यहाँ एक ही ऑप्शन के अंदर है, फिर भी बाकी चेक कर लीजिए। 2 का ए, 2 है हमारा रैक ए, और रैक ए जो था ये है सिमिलर टू सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, और ये स्ट्रैंड इन्वर्जन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रैंड को दूसरे डीएनए के मॉलिक्यूल में एंटर कराने के लिए, जैसे मतलब सिंगल स्ट्रैंड आया है तो रैक ए प्रोटीन को ढक लेता है, फिर ये दूसरे स्ट्रैंड से हेटेरोड प्लस बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रैक ए प्रोटीन। तो इन्वर्जन वाली कहानी और हेटेरोड प्लस फॉर्मेशन, इसमें रैक ए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मत भूलिएगा यहाँ 2 बाइंडिंग साइट हैं बेस पेयर कराने के लिए, काई साइट को यही बेस पेयर कराते हैं। एक स्ट्रैंड को पकड़ने के लिए एक साइट है, दूसरे स्ट्रैंड को पकड़ने के लिए दूसरी साइट है। तो रैक ए वाली कहानी हो गई। फिर हमारे पास 3 का है बी, रव AB। अब जो रव प्रोटीन से ये हॉलिडे जंक्शन को पहचानते हैं, रव B और रव A, और इसको रिजोल्व कराने में हेल्प करते हैं। जबकि रव C जो है, रव C है जो काटेगा स्ट्रैंड्स को, और अल्टीमेटली आपका जो हॉलिडे जंक्शन है वो रिजोल्व हो जाएगा। तो जो ये बाकी ऑप्शंस थे, 3 का बी रिकॉग्नाइज हॉलिडे जंक्शन, और रव C जो था ये रिजोल्व करता है हॉलिडे जंक्शन को, तो रिजोल्वेज भी कह सकते हैं आप इसको। ये था इसका आंसर। अब आती है बात नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 की। इन ह्यूमंस विच द फॉलोइंग प्रोटीन इज मोस्टली इन्वॉल्व इन सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर्स। तो हम लोगों ने एनिमेशन में देखा था कि जब सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए पार्प नाम का प्रोटीन आता है, और इसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ टेस्ट कर रहे थे हम लोग, पार्प। रेड 51, रेड 52 ये कई जगह इस्तेमाल होते हैं, BRCA1 भी, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक को जनरली रिपेयर करने के लिए पार्प का इन्वॉल्वमेंट है। फिर हमने बात की थी फंक्शन ऑफ रेड 51 इन यूकैरियोट डबल स्ट्रैंड ब्रेक इज सिमिलर टू फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ रैक BCD पाथवे। तो भाई देखो, रेड 51 जो था 51, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से बाइंड करता है, और आपने देखा है ना कि रैक ए भी तो ये काम कर रहा था, ये भी स्ट्रैंड इन्वर्जन करा रहा है। तो रैक एक ही तरह का फंक्शन निभा रहा है रेड 51, ये यूकैरियोट्स में होता है, जबकि रैक ए था बैक्टीरिया के अंदर। इसके अलावा RPA प्रोटीन, कुछ याद है कि IP प्रोटीन क्या होता है? यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन के रूप में हम RPA का देखते हैं रोल। तो RPA प्रोटीन जब भी कभी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिलेगा तो उससे आके बाइंड कर जाते हैं,
लेकिन फिर रेड 51 आकर के बाय द हेल्प ऑफ BRCA2, ब्रेका आपको याद होगा ये ब्रेस्ट कैंसर के साथ एसोसिएटेड एक जीन थी, तो रेड 51 जो है वो इनको रिप्लेस करके खुद अपने आप आके बाइंड कर लेगा और बाद में स्ट्रैंड इन्वेजन और हेटेरोडुप्लेक्स फॉर्मेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो क्वेश्चन इसी को लेके था कि आरपीए प्रोटीन्स आर रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर इन यूकैरियोट्स। तो आंसर था रेड 51 इसके द्वारा। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटीन्स के नाम थे जैसे कि SPO11, MRX प्रोटीन, BRCA2, BRCA1, RECQ हेलिकेस, XRCC1, रेड 51C और DMC1। अब यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं इन सब प्रोटीन्स की। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए भी है, मतलब इस क्वेश्चन के बाद आप ये सारे रोल्स को ढंग से याद भी कर लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पूछा हुआ था कि इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे सामने, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। तो आपको SPO11 की अगर बात करूँ मैं, तो भाई ये कहानी थी मियोसिस वाली। जब रिकम्बिनेशन होता है मियोसिस में तो उसको इनिशिएट करने के लिए यही प्रोटीन है। दिस जीन एनकोड्स अ प्रोटीन दैट इंट्रोड्यूस डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स इन क्रोमोसोमल DNA टू इनिशिएट मियोटिक रिकम्बिनेशन। और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये अपने आप को जोड़ लेता है DNA के साथ में अपने टायरोसिन रेसिड्यू की हेल्प से एनर्जी कंजर्व करने के लिए। MRX प्रोटीन के लिए हमने कहा था कि भाई MRX प्रोटीन जो है वो 3 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, MRE11, रेड 50, XRS2। सिमिलरली BRCA2 के लिए हमने बात कहा था कि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, रेड 51 के साथ काम करती है और डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर करने में काफ़ी बड़ा रोल करती है। BRCA1 के लिए हमने कहा था कि ये भी ब्रेस्ट कैंसर एसोसिएटेड एक जीन है और ये हेट्रोक्रोमेटिन मेंटेनेंस और काफ़ी DNA रिपेयर पाथवेज में इन्वॉल्व होती है। RECQ हेलिकेस के लिए हमने कहा था कि भाई ये हेलिकेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये डबल हॉलिडे जंक्शंस को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा बाय द हेल्प ऑफ टोपाइजोमरेज। और अगर ये खराब हो जाए तो ह्यूमन में काफ़ी सारी डिजीज़, ब्लूम, वार्नर, रथमंड, थॉमसन सिंड्रोम्स वगैरह हम लोगों ने देखे हैं और ट्यूमरोजेनेसिस भी काफ़ी देखने को मिलती है। फिर DMC1 के बारे में कहा था कि बाय एनालॉग विद बैक्टीरिया वी एक्सपेक्ट दैट यूकैरियोटिक सेल्स एनकोड प्रोटीन दैट प्रमोट द ब्रांच माइग्रेशन इन हॉलिडे जंक्शन resolve step in recombination. In fact, enzyme capable of promoting these reactions are being identified and characterized. A complex containing these two proteins, ये XRC और रेड 51 वाला था, ये हॉलिडे जंक्शन को रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। और फिर जो बात आई आपकी DMC1 की, ये एक RECA लाइक प्रोटीन था जो कि स्पेसिफिकली फंक्शन करता है मियोटिक रिकम्बिनेशन में। तो ये जो मतलब एक छोटा सा टेबल आपके सामने, बस आपको अरेंज करना है और इसमें जो करेक्ट मैच था वो था 5 का A, बाकी कोई करेक्ट मैच नहीं है। मतलब RECQ हेलिकेस को इसके साथ जो दे रखा है हम लोगों ने, ये हमने सही कॉम्बिनेशन दे रखा है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि कौन किसका सही रोल है। अब ये आपको याद रखने क्योंकि ये प्रोटीन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 13। ये जो मेटिंग टाइप स्विच हम लोग सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया में बात करते हैं, जहां हमने कहा था कि भाई 2 तरह की सेल हो सकती हैं, एक A और एक अल्फा, और वो दोनों आपस में फ्यूज़ कर सकती हैं, मेट कर सकती हैं। मेट करने के बाद वो दोनों एक तरह की हेट्रोजाइगोट टाइप की बन गई, A और अल्फा वाली टाइप की, और फिर म्योसिस करके ये 4 सेल बना सकती हैं। अब ये जो मेटिंग के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है वो मैट लोकस पे पाई जाती है, जिसे आप अगर इस मैट A पर A वाली प्रोटीन कोड करने वाली जीन है तो जो सेल है वो अल्टीमेटली A टाइप की सेल होगी। और अगर यह अल्फा प्रोटीन को कोड करने वाली जीन है मैट लोकस पर, तो जिस सेल में एक क्रोमोसोम है ये अल्फा सेल कहलाएगी। और ये सेल्स आपस में अदला बदली कर सकते हैं, मतलब A कैन कन्वर्ट टू अल्फा और अल्फा कैन कन्वर्ट टू A, डिपेंडिंग कि इस मैट लोकस पर अल्फा है या A है। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि HML लोकेशन पे एक अल्फा की एक्स्ट्रा कॉपी और है और HMR पर एक A की एक्स्ट्रा कॉपी और है, बट ये दोनों कभी एक्सप्रेस नहीं करती, ये हेट्रोक्रोमेटिन है। जीन एक्सप्रेशन केवल मैट लोकेशन पे पॉसिबल है, तो फिर ये दोनों क्या कर रही हैं बाकी जगह। जब इसे अपने आप को कन्वर्ट करना होता है, फॉर एग्जांपल A को अल्फा में कन्वर्ट होना है, तो अल्फा से एक कॉपी उठ के यहाँ आ जाएगी, तो A की जो ओरिजिनल मैट लोकेशन पर जो A वाली जीन थी वो तो टूट जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, उसकी जगह पर अल्फा से कॉपी करके वहाँ पर एक कॉपी लगा देंगे। हम लोगों ने देखा भी था इस चीज़ को कि भाई जब भी कभी ये A वाली कहानी होगी
तो ए वाले हिस्से को अल्टीमेटली डिग्रेड हो जाना है और उसकी जगह पर अल्फा की कॉपी आ जानी है। लग तो रिकम्बिनेशन वाली बात रही थी, लेकिन असल में जीन कन्वर्जन की स्टोरी थी जो हम लोगों ने देखा था। तो इसी इंफॉर्मेशन को लेकर के यहाँ आपके पास ऑप्शंस थे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अगेन ये क्वेश्चन आपको मेटिंग टाइप स्विचिंग, इसके लिए एक तरह का रिवीजन है कि उसमें आपको क्या बातें पता होना चाहिए जो है ऑप्शन में रखी हुई हैं। तो पहली बात तो हमने टाइप ऑफ सेल्स की बात कर दी, अल्फा ए, ये बात ठीक थी हमारी। फिर हमने दूसरी बात मैट लोकस की बात कर दी कि मैट लोकस पर ये जीन पाई जाती हैं, ये भी ठीक थी। एचएमआर और एचएमएल लोसाई जो हैं ये साइलेंट कैसेट्स कहलाती हैं और ये स्टोर हाउस हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, ए या अल्फा के लिए, लेकिन ये वहीं पर बैठे बैठे एक्सप्रेस नहीं करती हैं। जब यहाँ से जीन की कॉपी बना करके आपके मैट लोकस पर ऐड की जाएगी तभी वो जीन एक्सप्रेस करेगी। फिर इसके अलावा हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर HO को रिकॉग्नाइज करने वाली सीक्वेंस होती हैं, एक एंजाइम है HO एंडोन्यूक्लियेज, इसके बिना ये काम नहीं होता। तो ये जो स्विचिंग है, इस स्विचिंग को करने वाला एंजाइम था HO एंडोन्यूक्लियेज, यही कट मारता है और कट मार कर डिग्रेड कराता है जो मैट लोकस पर ओरिजिनली अवेलेबल था और दूसरी वाली जगह से उठा करके वहाँ डाल देता है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू था। और लास्ट में था कि मेटिंग टाइप स्विचिंग इज नॉट अ जीन कन्वर्जन इवेंट। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये असल में जीन कन्वर्जन का ही इवेंट है और ये एसोसिएट नहीं होता क्रॉस ओवर के साथ। भाई क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज। हम कहते हैं कि हमारे पास दो डीएनए के मॉलिक्यूल हैं, मान लीजिए यहाँ पे X है और यहाँ पे Y है, और हम कह रहे हैं कि रिकम्बिनेशन तब कहेंगे जब ये यहाँ पहुँच जाए और ये यहाँ पहुँच जाए। लेकिन इस वाली कहानी के अंदर हम कह रहे हैं कि भाई जहाँ X था उसकी जगह पर Y आ गया और जो ओरिजिनल X था उसे डिलीट कर दिया गया। तो ये यूनिडायरेक्शनल जेनेटिक मटेरियल को भेजा गया है, ये ऐसा नहीं है कि अदला बदली किया गया हो। इसलिए इसे हम टिपिकल रिकम्बिनेशन के एग्जाम्पल के रूप में नहीं देखते। ये क्रॉसिंग ओवर नहीं है, ये जीन कन्वर्जन का एग्जाम्पल है कि कैसे बाय द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेशन मशीनरी हम एक जीन को कन्वर्ट कर सकते हैं। जो पहले अल्फा थी उसकी जगह पर हमने ए जीन डाल दी। आई होप कि इस टेस्ट के बाद आपका इस टॉपिक का रिवीजन भी हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट और भी है भाई, जब होली है तो चलो थोड़ा सा और एंजॉय करते हैं। देखिए CUT PG 2023 एग्ज़ाम्स, जिसमें PGQP 22 और PGQP 75 या इससे रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्रैश कोर्सेज और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हम लोगों के पास, और 13 मार्च तक 20% डिस्काउंट भी अवेलेबल है। सिमिलरली CSIR NET 2023 गोल्ड कोर्स 6 महीने का कोर्स है और 10% डिस्काउंट यहाँ 13 मार्च तक, और CSIR NET का ही डायमंड कोर्स 10% डिस्काउंट 13 मार्च तक। 6 मंथ या 12 मंथ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। यहाँ हम लोग CSIR NET के लिए डिटेल्ड तैयारी करते हैं। इसके अलावा आने वाले एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज़, और यहाँ पे हम लोग वीडियो सॉल्यूशन के साथ वैलिडिटी 2 मंथ का है इसका, और यहाँ भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं या फिर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप नंबर है 9013902981। चलिए फिर ध्यान रखिए अपना और सेफली होली खेलिएगा भाई। आँख वाँख में रंग मत डाल देना कि आँखों में दिक्कत ना हो जाए, और कई बार कलर एलर्जी भी करते हैं। तो अपनी सेहत का, अपने साथ वालों की सेहत का ध्यान रखना। हैप्पी एंड सेफ होली। बाय बाय, टेक केयर।